everyone, myself Neetu Anand and welcome to Naval J Academy. So आज हम करेंगे बैक्टीरियल फ्लैजुला। बैक्टीरिया के ऊपर एक तरह का मोटिलिटी अपेंडेजेस होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अब आप सोचिए कि जो बैक्टीरिया है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएगा, किस चीज के लिए जाएगा। तो बेसिकली जिस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म खुद को कुछ तरह के केमिकल से या फिर जिस तरह जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है जो हार्श हो सकती हैं उनसे खुद को बचाता है, तो सेम बैक्टीरिया भी यही करता है। जब भी बैक्टीरिया को किसी तरह का न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, सपोज अगर किसी पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया पड़ा है तो वहां पर अगर न्यूट्रिएंट है तो उसे वो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, देन वो उस कंडीशन में वहां पे वो मूव करेगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बैक्टीरिया खुद को उस एनवायरमेंटल कंडीशन में एडजस्ट नहीं करा पाता है या फिर उसके लिए वो बहुत ही अनफेवरेबल होती है, तो उस केस में वो उस कंडीशन से दूर जाने के लिए फ्लैजुला का यूज करेगा। कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया के अंदर जो भी लोकोमोशन होगा वो फ्लैजुला की हेल्प से होगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जब आपको कराया था तो वहां पे मैंने फिम्बरी भी बोला था। बेसिकली फिम्बरी का काम होता है अटैचमेंट का, एंड कभी कभी वो लोकोमोशन भी करवाते हैं यानी कि मूवमेंट भी कराते हैं। बट जो मेन जो ये फ्लैजुला है ये मेन पार्ट है बैक्टीरिया के लोकोमोशन के लिए। तो ये क्यों यूज होता है? ये होता है मोटाइल यानी कि मूवमेंट यानी कि लोकोमोशन कराने के लिए। अब ये जो पार्ट है बैक्टीरिया के फ्लैजुला का, ये प्रेजेंट कहां होता है? ये बैक्टीरिया का सेल है उसमें यहां से यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो सेल वॉल है वहां से ये एक्सटेंड होगा बाहर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और सेल वॉल से होता हुआ ये बाहर की तरफ एक्सटेंडेड होता है। तो ये बैक्टीरिया की जो सेल है उसको किसी भी तरह की न्यूट्रिएंट या हार्श कंडीशन के लिए फ्लैजुला की जरूरत होती है। बट ऐसा नहीं होता है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हम पढ़ते हैं उनमें सभी में फ्लैजुला प्रेजेंट हो। बहुत सारे ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो मोटाइल हैं तो उनमें फ्लैजुला होना जरूरी है, बट बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होगा। तो उस तरह के बैक्टीरिया के अंदर कुछ अलग तरह की ऐसी एबिलिटी होगी जहां से वो उस अपने आप को उस पर्टिकुलर कंडीशन से बचाएगा या फिर न्यूट्रिएंट तक खुद को लेके जाएगा, या वो जो भी न्यूट्रिएंट है वो जिस भी जगह पे होगा वहां से उतने ही एरिया से वो न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेगा। तो यहाँ लोकोमोशन के लिए यूज होता है। अगर मैं फ्लैजुला के मेजरमेंट की बात करूं तो फ्लैजुला तकरीबन 20 नैनोमीटर इन डायामीटर एंड 15 टू 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब क्योंकि ये जो फ्लैजुला है, पहली चीज तो यही कि बैक्टीरिया ही हमें नेकेड आई से नहीं देखते हैं, तो बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप चल जाता है। बट क्योंकि फ्लैजुला जो है और भी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक नेचर का है, बहुत ही थिन है, तो इसको देखने के लिए हमें जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता है उससे वो हमें नहीं दिखता है। इसके लिए भी हम इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है उसे यूज करते हैं। और क्योंकि ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि इनके लिए बहुत ही हाई पावर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर इस तरह के डिवाइसेस हमें यूज करने होते हैं जो इतने बहुत ही माइन्यूट सी चीजों को भी इजीली दिखा सके। बट इसके लिए भी हमें जरूरत होती है स्टेन की। तो हमें बैक्टीरिया को यानी कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजुला है उसको स्टेन करने के लिए स्पेशल तरह की स्टेनिंग टेक्निक यूज करनी होती है, जिसकी मदद से क्या होता है कि फ्लैजुला की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। जब फ्लैजुला की थिकनेस बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इसे और अच्छे से देख सकते हैं। और इवन हमें सिर्फ इसका आउटर स्ट्रक्चर नहीं देखना होता है, हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं। इसका मतलब जो कि पूरा जूम करके इसके अंदर तक किस तरह की अरेंजमेंट है फ्लैजुला की वो भी हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक चाहिए होती है जिससे फ्लैजुला की जो थिकनेस है वो बढ़ जाए। अब क्योंकि फ्लैजुला जो है वो ऐसा
तो है नहीं कि बैक्टीरिया के अंदर जो है एक ही तरह से फ्लैजुला का अरेंजमेंट होगा। फ्लैजुला का अरेंजमेंट हर एक स्ट्रेन्स में डिफरेंट तरह का होगा। तो यहाँ पे जितने भी तरीके से फ्लैजुला बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ अटैच होता है, उस तरह से हमने इसे कुछ नाम दिए हुए हैं। तो उस बेसिस पे हमने इसे 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है मोनोट्राइकस, सेकेंड इज एम्फीट्राइकस, थर्ड इज लोफोट्राइकस, एंड फोर्थ वन इज पेरीट्राइकस। ये जो हमारा ट्राइकस वर्ड है ये हम यूज करते हैं हेयर के लिए। तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे ट्राइकस बोला गया। अब ये मोनो, मोनो मीन सिंगल, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिंगल फ्लैजुला होगा, जो कि अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बताऊं तो अगर सपोज यहाँ एक किसी भी जो पोल है, यानी कि कोई से भी पोल, चाहे तो इधर साइड पे या फिर इधर, दोनों में से किसी भी पोल पे एक सिंगल फ्लैजुला लगा होगा, उस केस में हम इसे मोनोट्राइकस कहेंगे। और इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं पोलर फ्लैजुला। यहाँ पे क्योंकि ये किसी भी एक प्लेन पे लगा होता है, चाहे ये लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, ये कहीं पे भी जिस भी प्लेन पे अटैच होगा उसे हम पोलर फ्लैजुला कहेंगे। अब ये जो एम्फीट्राइकस है, ये बेसिकली एम्फीट्राइकस का मतलब होता है कि अगर बैक्टीरिया का जो फ्लैजुला है वो या तो इस वाले पोल और इस वाले पोल, इन दोनों ही पोल्स पे अगर प्रेजेंट होगा, मगर ये पोल पे प्रेजेंट होगा, तब इस केस में इसे एम्फीट्राइकस कहा जाएगा। बट जो लोफोट्राइकस है, लोफोट्राइकस का मतलब है कि बैक्टीरिया के एक पोल पर मोर देन वन जो बैक्टीरिया की फ्लैजुला है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर किसी दूसरे पोल पे काफी सारे फ्लैजुला प्रेजेंट हो सकते हैं। बट ये दोनों पोल पे बहुत सारे फ्लैजुला नहीं प्रेजेंट होंगे, सिंगल किसी एक पोल पे काफी सारे फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं, उस केस में हम इसे लोफोट्राइकस कहते हैं। बट पेरीट्राइकस जो है, पेरीट्राइकस का मतलब होता है कि ऑल ओवर द सरफेस, यानी कि बैक्टीरिया की सारी सरफेस पे, पूरी सरफेस पे जो है नंबर्स ऑफ फ्लैजुला प्रेजेंट होंगे, इस केस में हम इसे पेरीट्राइकस कहेंगे। अब ये ना डिफरेंट बैक्टीरिया के स्ट्रेन में डिफरेंट तरह का अरेंजमेंट होता है। अब क्योंकि ये जो बैक्टीरिया का फ्लैजुला है ये सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी स्पेशल तरह का होता है जिसे हम टैम कहते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो टैम है या फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जब आप इसमें इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, फ्लैजुला के स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर ये हम इसका जो टाइप्स है ये कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने फ्लैजुला कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उस बेसिस में। मगर अगर आप इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यानी कि आप फ्लैजुला का कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जिसमें आपको ये पता लगता है कि जो फ्लैजुला है वो बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 रीजन्स है उसके, या 3 पार्ट्स है। और ये जो 3 पार्ट्स हैं तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन जो है ये होता है फ्लैजुलर फिलामेंट, सेकेंड वन इज द फ्लैजुलर हुक, एंड थर्ड वन इज द बेसल बॉडी। इसका मतलब ये है कि ये जो कंप्लीट फ्लैजुला का स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से होता है। यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन
देन द पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, अगर मैं ग्राम नेगेटिव की बात करूं, और यहां पर है आउटर मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो यहां पर अगर मैं ये दिस इज पेप्टिडोग्लाइकेन, और ये हम बात कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये इस तरह से होगा कि ये जो हुक वाला पार्ट है ये एम्बेडेड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और ये बाहर की तरफ एक्सटेंडेड होगा। अब ये देखिए, ये जो पार्ट है ये इसका फिलामेंट है। इस फिलामेंट के ऊपर एक वाइड स्ट्रक्चर होता है जो इस फिलामेंट को ऊपर से कवर करके रखता है, उसे हम कहते हैं हुक। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, यानी कि जो पोर्शन सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एम्बेडेड है, उसके अंदर उसे हम बेसल बॉडी कहते हैं और उसके अंदर होते हैं कुछ तरह के रिंग्स। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है फ्लैजिला का, और ये वाला जो पार्ट है ये एक्सटेंडेड होता है बाहर की तरफ। इसका मतलब जो फिलामेंट का पार्ट है ये बाहर की तरफ एक्सटेंडेड होता है। तो ये स्ट्रक्चर अगर मैं ग्राम नेगेटिव में और अच्छे से क्लियर करके बताऊं, तो अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका डिस्क्राइब करूंगी। तो यहाँ पर जो ये फिलामेंट का पार्ट है और हुक का पार्ट है, और ये जो बेसल बॉडी है, यानी कि जो बेसल बॉडी है इसके अंदर कुछ तरह की रिंग्स लगी हुई होती हैं। फर्स्ट इज द फिलामेंट। ये जो बाहर एक्सटेंडेड पार्ट है इसे हम फिलामेंट कहते हैं, और ये फिलामेंट बेसिकली बना हुआ होता है कुछ तरह के प्रोटीन की सब यूनिट्स का। इस प्रोटीन को हम कहते हैं फ्लैजिलिन। ये फ्लैजिलिन का मॉलिक्यूलर वेट तकरीबन 30,000 टू 60,000 होता है, 60,000 डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये बहुत ही स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है जो फिलामेंट को बनाने के काम आता है। और ये जो फ्लैजिलिन है ये इसके ऊपर यहाँ पे पूरा फ्लैजिलिन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर से एक और एडिशनल पार्ट है जो इस फिलामेंट को और बेसल बॉडी को आपस में कनेक्ट करके रखेगा। तो इस पार्ट को हम कहते हैं हुक। इस पार्ट को हम बोलते हैं हुक। तो ये हुआ हमारा फिलामेंट और यहां हुआ हुक। क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन स्ट्रक्चर को भी ना ऊपर एक शीट चढ़ी होती है, यानी कि इसके ऊपर एडिशनल कोई लेयर होगी, कुछ तरह के बैक्टीरिया के अंदर वो प्रेजेंट होती है। उस शीट को हम कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं विब्रियो कॉलरी की बात करूं, तो विब्रियो कॉलरी के अंदर एक एडिशनल शीट होती है, आउटर कवरिंग होती है, जो कि ये पूरे फ्लैजिला के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसे हम लाइपो पॉलीसेकेराइड की शीट कहते हैं। और ये होता है विब्रियो कॉलरी के अंदर। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन्स हैं जिनके अंदर इस तरह से एक शीट प्रेजेंट होगी। और इस हुक के बाद प्रेजेंट होता है बेसल बॉडी। बेसिकली रिंग्स होते हैं, तो रिंग्स जो है पूरा कंप्लीट ये एम्बेडेड होते हैं। ये रिंग्स जो है एम्बेडेड होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं और बाहर की तरफ जो है फिलामेंट एक्सटेंडेड होता है। तो इसे हम कहते हैं बेसल बॉडी। तो ये फिलामेंट के पार्ट के जस्ट नीचे होता है हुक। हुक क्या करता है? हुक फिलामेंट एंड बेसल बॉडी को अटैच कराता है, यानी कि बेसल बॉडी और जो फिलामेंट है उसको आपस में अटैच कराने का काम करता है हुक।
हुक भी बहुत डिफरेंट तरह के प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बना होता है। देन उसके बाद जो नीचे का पार्ट है यानी कि जो बेसल बॉडी है, लास्ट पार्ट इज द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में होते हैं कुछ तरह के रिंग्स। क्योंकि हमने जब सेल वॉल पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो सेल वॉल है वो डिफरेंट है। इसका मतलब उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। ग्राम नेगेटिव में, क्योंकि ग्राम नेगेटिव का जो सेल वॉल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर 4 रिंग्स होती हैं, एल, पी, एस एंड एम। ये 4 नाम से रिंग्स होती हैं जो कि बेसल बॉडी का पार्ट होती है। यही रिंग्स होती हैं जो कि सेल वॉल से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक अटैच होती है। यहां पर इनका जो एल, पी, एस, एम जो नाम है, एल स्टैंड्स फॉर लाइपोपॉलीसेकेराइड, P is for peptidoglycan, S is for the space, and M is the plasma membrane. दैट मीन्स कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। यानी कि ये सेल पूरा राउंडेड अगर मैं दिखाऊं, या फिर इसको अगर मैं रॉड शेप का बैक्टीरिया दिखाऊं, तो यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर ये पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है और उसके बाहर है आउटर मेम्ब्रेन। अब क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन के बीच में भी स्पेस होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में भी स्पेस होती है, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसके अंदर स्पेस ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये जो रिंग्स हैं वो बेसिकली, ये क्योंकि लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना है आउटर मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये पेप्टिडोग्लाइकेन, तो यहाँ पर जब ये अटैच होंगे ना, रिंग्स अटैच होंगी, तो वो इस तरह से अटैच होते हुए बाहर आती है। इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी कि एम वाली जो रिंग है, जो कि सबसे लास्ट वाली रिंग है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी। एस वाली रिंग जो है स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगी। देन पी वाली रिंग जो है पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ अटैच होगी, एंड देन उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके बाहर की तरफ ये पूरा हुक वाला पार्ट और ये फ्लैजुला एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है, तो यहां पर सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के पास, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास 2 रिंग्स होंगी जो कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ अटैच होंगी। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, यानी कि हुक होगा एंड फिलामेंट होगा। बट बेसल बॉडी में जो रिंग्स होंगी वो सिर्फ 2 प्रेजेंट होंगी इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा ये स्ट्रक्चर मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। हम ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और वहां पर 4 रिंग्स भी हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये लिपिड बायलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यहां पर एक रिंग अटैच होगी, इस रिंग को हम कहेंगे एम रिंग। और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होगी एक
छोटी सी स्पेस, यानी कि थोड़ी सी स्पेस होगी और इस स्पेस पे एक और रिंग लगी होगी जिसे हम कहेंगे एस रिंग। अब इस स्पेस से एक रॉड होगी जो क्या करेगी, इन रिंग्स को आपस में अटैच करने का काम करेगी, और यहां होगी पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर। और यहां से भी एक और रिंग अटैच होगी क्योंकि वो पेप्टिडोग्लाइकेन से अटैच है, तो इसमें ये रॉड है और ये है पी रिंग। तो अब 3 रिंग अटैच हो चुकी है, एम रिंग हो गई है, एस रिंग हो गई है और पी रिंग हो गई है। अब बची है लास्ट वाली एल रिंग। अब इसके ऊपर यहां पर प्रेजेंट होगा आउटर मेम्ब्रेन, यहां पे ये आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। तो ये अटैच खुद भी एक रॉड के साथ होगी, यानी कि एम रिंग को एस रिंग के साथ और एस रिंग को पी रिंग के साथ जोड़ने के लिए रॉड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये रॉड और भी काम आएगी क्योंकि ये रॉड बेसिकली हॉलो है, एक हॉलो चैम्बर है, और इस हॉलो चैम्बर से जितने भी तरह के प्रोटीन्स जो कि इस फ्लैजुला को, पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए चाहिए, वो बेसिकली यहाँ से साइटोप्लाज्म से, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो भी प्रोटीन बनेगा वो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से होते हुए अंदर इस हॉलो रिंग में से होते हुए क्या करेगा, ये बाहर की तरफ टिप जो है फ्लैजुला का वहां तक पहुंचेगा। तो ये जो रिंग्स हैं वो बेसिकली इस तरह से, यानी कि जो ये प्रोटीन्स हैं ये इस तरह से अंदर से होते हुए, हॉलो चैम्बर में से होते हुए बाहर टिप तक पहुंचेंगे। तो ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड की जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहां पर भी एक रिंग लगी होगी जिसे हम कहेंगे एल रिंग, और ये एल रिंग के बाहर होगा पोर्शन जिसे हम हुक कहते हैं, और यहां से जो फिलामेंट है ये एक्सटेंडेड है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजुला का, और ये कहलाएगा फिलामेंट। अब क्योंकि जब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोटीन सिक्रेटरी पाथवे कराए थे, तो उस वक्त मैंने आपको बहुत डिफरेंट तरह के पाथवेज पढ़ाए थे, जिसमें से एक टाइप 3 पाथवे है, टाइप 3 प्रोटीन सिक्रेटरी। ये पाथवे बेसिकली क्या करता है, यहां पर प्रेजेंट जितने भी राइबोसोम्स होते हैं, या जितने भी राइबोसोम्स होते हैं, उनमें जो प्रोटीन बनता है, जितने भी प्रोटीन्स बनेंगे जो कि फिलामेंट और हुक और बेसल बॉडी को बनाने के लिए जरूरी है, यानी कि फ्लैजुला के लिए बनने वाले जितने भी प्रोटीन्स हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट राइबोसोम्स बनाएगा, और वो राइबोसोम क्या करेगा, उन्हें पहुंचाएगा इस हॉलो चैम्बर से होते हुए टिप पर। तो ये जितने भी प्रोटीन्स हैं ये सब टिप तक पहुंचेंगे, और यहाँ टिप पे ये बेसिकली असेंबल होंगे, और यहाँ पर ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि किस तरह से बिना किसी फैक्टर, बिना किसी एंजाइम के ये जितने भी प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर टाइप 3 प्रोटीन सिक्रेटरी पाथवे इसको लेके जाता है, यहाँ से होते हुए सीधा फिलामेंट तक पहुंचते हैं, और फिलामेंट में ये खुद ही सेल्फ असेंबली करते हैं, यानी कि जो जो प्रोटीन जहां लगना है वो इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी इस प्रोटीन के अंदर एम्बेडेड होती है वो इंफॉर्मेशन, और ये खुद ही जाकर जहां इन्हें लगना होगा वहां जाकर ये लग जाते हैं, यानी कि वहां जाके अटैच हो जाते हैं, और उस तरह से पूरा कंप्लीट फ्लैजुला का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल तरह के ऐसे प्रोटीन्स भी लगे होते हैं जो इसे
कैपिंग करते हैं, यानी कि जो फिलामेंट का टिप पॉइंट है उसे कैपिंग करते हैं। और कैपिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फिलामेंट का कैप है यानी कि जो टिप पॉइंट है उसे चाहिए कि यहां से ग्रोथ हो, यानी कि जो फ्लैजुला है वो टिप से बढ़े, ना कि ये बेसल पार्ट से। यहां से उसे नहीं चाहिए कि यहां से बैक्टीरिया का फ्लैजुला नहीं बढ़े, जबकि टिप से बढ़ना चाहिए। जिस तरह से और भी जो हम लोग मेरिस्मेटिक सेल्स और ये सब पढ़ते हैं प्लांट के अंदर, जहां पे हम देखते हैं कि जो टिप होता है प्लांट का, मेरिस्मेटिक सेल्स जहां लगे होते हैं वहां से उसकी ग्रोथ हो रही होती है प्लांट की। तो इसी तरह से जो फिलामेंट है, फिलामेंट में भी कुछ तरह के स्पेशल तरह के प्रोटीन्स लगे होते हैं जो उसे कैपिंग कर देते हैं, कैप की तरह उसे उसके ऊपर फॉर्म्ड हो जाते हैं, सो दैट जो फ्लैजुला का ग्रोथ है वो टिप से शुरू होना चाहिए। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर टाइप 3 प्रोटीन सिक्रेटरी पाथवे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जितने भी तरह का प्रोटीन्स ये बनाते हैं वो सब प्रोटीन्स जो है इस हॉलो चैम्बर से होते हुए टिप तक पहुंचते हैं। तो ये हमारा बैक्टीरिया का फ्लैजुला का स्ट्रक्चर हुआ ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है। तो ये क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन है, तो यहां पर क्योंकि दो रिंग्स है तो सिंपल सी बात है कि जो रिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है और जो पेप्टिडोग्लाइकेन में, बस दो ही रिंग्स होंगी। एंड देन उसके बाद जो हुक वाला पार्ट है एंड देन फिलामेंट बाहर एक्सटेंडेड होगा। तो इस तरह से हम जो है बैक्टीरिया के फ्लैजुला के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम है और राइबोसोम प्रोटीन्स बना रहा है, और हमें पता है कि राइबोसोम बेसिकली काम करता है जब कोई जीन उसे इंस्ट्रक्शन देती है। तो ये जो जीन है बेसिकली जो फ्लैजुला के प्रोटीन्स को बनाने के लिए जीन इन्वॉल्व होती है, यानी कि फ्लैजुलिन को बनाने के लिए जो जीन इन्वॉल्व होती है वो 20 से लेके 30 जीन्स होती हैं जो फ्लैजुलिन को बनाती है। कुछ ऐसे भी जीन होंगी जो हुक के पार्ट और बेसल बॉडी को बनाएंगी, यानी कि 10 और मोर जीन इन्वॉल्व होती है इन्हें बनाने के लिए। और जो पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है इस फ्लैजुला का, उसको बनाने के लिए कुछ और तरह की अदर टाइप ऑफ जीन चाहिए होती है। तो यहां पर आप ये देखिए कि एक छोटे से स्ट्रक्चर को, जो कि बहुत ही थिन लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ही बैक्टीरिया का भी बहुत ही छोटा सा पार्ट है, उसको बनाने के लिए भी तकरीबन 20 to 30 जीन प्लस 10 जीन और यहाँ पर और जीन, तो टोटल जो है 50 के करीब जीन यूज हो जाती होंगी पूरे बैक्टीरिया के फ्लैजुला को बनाने के लिए। और इस बैक्टीरिया का फ्लैजुला जो है इन जीन से बनके यहाँ पे फ्लैजुलिन प्रोटीन बनता है। फ्लैजुलिन प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन बनता है जो हुक और बेसल बॉडी के लिए जरूरी होता है, और प्लस उसके जो अदर टाइप ऑफ जीन है वो बेसिकली उसके कंस्ट्रक्शन में, उसके फंक्शन में, किस तरह से उसका कंप्लीट मैकेनिज्म है फ्लैजुला का वो काम करता है उसमें इन्वॉल्व होती है। और वहां पर इसका पूरा कंप्लीट जो देख रेख है वो बेसिकली वो जीन करती है। बट इसका जितना भी प्रोटीन है वो, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने की मशीनरी है, तो बनता साइटोप्लाज्म में, देन उसके बाद आगे ये फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये हमारा हुआ बैक्टीरिया का फ्लैजुला। किस तरह से बैक्टीरिया जो है कितने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिलामेंट, हुक और जो बेसल बॉडी है वो क्या क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में वो किस तरह से डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट फ्लैजुला का स्ट्रक्चर है। तो आगे हम करेंगे इसका मैकेनिज्म कि किस तरह से जो बैक्टीरिया का फ्लैजुला है ये किस तरह से मूव करता है, उसको कैसे पता लगता है कि कहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, कहाँ पे केमिकल्स हैं जो उसकी ग्रोथ को हार्म कर सकती है। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है ये फ्लैजुला किस तरह से परफॉर्म करता है, ये कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।